नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो है पहले से अपलोडेड है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी और आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसका जो है पार्ट 1 देख सकते हैं। ये अभी छत्तीसगढ़ व्यापम एवं छत्तीसगढ़ पीएससी में आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्तमान में जो संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक है, क्या नाम है? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। इस योजना का जो है यहाँ पे जैसा कि वर्ड है आदिवासी परब, है ना, तो इतने से समझ जाना चाहिए कि किसके लिए है, आदिवासियों के लिए है। अब परब मतलब होता है पर्व, पर्व मतलब तीज त्योहार, सम्मान मतलब उनकी जो पर्व हैं त्योहार हैं उनकी संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना है। जो है इसका उद्देश्य क्या है कि आदिवासियों के जो भी पर्व हैं तीज त्योहार हैं उनको, उनकी परंपरा को क्या करना, संरक्षित करना, ताकि इन त्योहारों उत्सवों को मूल स्वरूप से आगामी पीढ़ी तक क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। अब इसका प्रावधान देखते हैं। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति विकास खंड में लागू होगी। अब देख लेते हैं क्रियान्वयन की प्रक्रिया। तो इसमें कौन लोग इसका क्रियान्वयन करेंगे? तो गांव जो है इसकी जो है क्रियान्वयन करने के लिए मुख्य इकाई होंगे। कौन होंगे? गांव। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राम स्तर का है, ग्राम स्तर की योजना है। प्रावधान है छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का, और इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासियों के तीज त्योहारों संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं ग्राम स्तरीय में कौन कौन से निकाय होंगे जो इस परंपरा को संचालित करने में कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो है अध्यक्ष ग्राम स्तर पे कौन रहेगा, ग्राम पंचायत के सरपंच। ठीक है, और सदस्य कौन रहेंगे, गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया, बैगा। ठीक है, इस निकाय में ग्राम के 2 बुजुर्ग, 2 महिला, ग्राम कोटवार, पटेल और ग्राम पंचायत सचिव जो रहेंगे क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तो ये जो है ग्राम स्तरीय ये निकाय बनाया जाएगा जिसके तहत जो है इस योजना का संचालन किया जाना है। अब जनपद स्तरीय पे जो निकाय रहेगा वो क्या रहेगा, राजस्व अध्यक्ष कौन रहेगा, अनुविभागीय अधिकारी, सदस्य सचिव कौन रहेगा, कार्यपालन अधिकारी। इस निकाय में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार क्या रहेंगे, सदस्य जो है रहेंगे। ठीक है, क्या नाम है, नाम को याद रखना है आप लोगों को, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक है, ग्राम स्तर और जनपद स्तरीय 2 निकाय के द्वारा इनका संचालन किया जाना है। मुख्य इकाई कौन होगी संचालन करने के लिए, तो ग्राम होगी। दूसरा देख लेते हैं ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022। तो जो है यह नीति 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक के काल अवधि के लिए क्या रहेगी, संचालित की जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक। अब इसका उद्देश्य देखते हैं, ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, ठीक है, कृषि पर निर्भरता को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली कृषि, उद्यानिकी, वनोपज उत्पादों को स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन किए जाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब क्या है, ग्रामीण जो है मुख्यतः अभी किस पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो क्या कर रहा है जो सरकार है, वो कृषि पे निर्भरता को कम करने की स्थिति से के उद्देश्य से उद्यानिकी, वनोपज, ये सारी चीज़ों को क्या दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 लेकर आया गया है। इसका संचालन जो है कब से कब रहेगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक। ये याद रखना है दोस्तों डेट को। ठीक है, और ये इसका जो मेन उद्देश्य है मतलब कृषि की निर्भरता को कम करना है और उद्यानिकी और वनोपज के उत्पाद को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अगला देखते हैं हाफ बिजली बिल योजना, है ना। ये जो है मार्च 2019 से दिसंबर 2022 तक 42.20 लाख, है ना, 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
3,453.17 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण औद्योगिक पार्क एवं गोठानों के 334 जो कनेक्शन है उसको क्या दिया गया है, छूट दिया गया है बिजली बिल, हाफ बिजली बिल योजना के तहत। ठीक है, तो ये वाला जो डाटा है 3,453.17 करोड़ रुपए जो है, इसमें पूछा जाता है बार बार कि कितने करोड़ रुपए का माफ किया गया है हाफ बिजली बिल योजना के तहत। तो जो है दिसंबर 2022 तक 3453.17 करोड़ रुपए का माफ किया जा चुका है। अब औद्योगिक पार्क और गोठान में जो कितने कनेक्शन थे जिनको छूट मिले हैं, तो 334 कनेक्शन है जिनको क्या किया दिया गया है, छूट दिया गया है। ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अभी ये वाला जो डाटा है ये पूछता है कि जो है दिसंबर 2022 की स्थिति में योजना के अंतर्गत जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी संख्या कितनी थी, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। तो ये वाली जो संख्या है 48,61,022 है। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो कितने हैं, 48,61,022। और ग्रामीण औद्योगिक पार्क ये तो ऊपर भी बता दिया गया है 334 कनेक्शन है जिनको जो है रियायत में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये वाला डाटा 38,61,022 ये जो है उपभोक्ता है और कितने रुपए का छूट मिला है, तो 3453.17 करोड़ रुपए का छूट मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं कौशल्या समृद्धि योजना। यह जो योजना है मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को व्यवसाय का अवसर देने और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब इस योजना के जो मुख्य बिंदु है वो देखते हैं। इस योजना के तहत 50,000 रुपये का क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, ऋण दिया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत 25 से 50,000 तक की राशि बतौर ऋण स्वीकृत की जाएगी। मतलब इसमें जो है बतौर ऋण जो है 25 से 50,000 तक की राशि आपको दी जाएगी, जिसमें आपको 3% वार्षिक ब्याज जो है वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। सरकार ने पहले साल करीब 5,000 महिलाओं को ऋण देने का क्या किया है, लक्ष्य बनाया है, जिसके तहत 20 करोड़ रुपए की जो है राशि खर्च होगी। तो ये वाला तो नहीं, लेकिन कितने हजार रुपए तक का इसमें ऋण दिया जा सकता है, मैक्सिमम तो 50,000 रुपए तक की ऋण दिया जा सकता है। किनको, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को व्यवसाय का अवसर देने के लिए, ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ई धरती परियोजना। ई धरती परियोजना क्या है, भूमि का पारदर्शी रिकॉर्ड। ठीक है, पारदर्शी रिकॉर्ड होना चाहिए भूमि का, आधुनिक और व्यापक प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए। ठीक है, किस उद्देश्य से, आधुनिक और व्यापक प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए भूमि का पारदर्शी रिकॉर्ड होना चाहिए। राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में ई धरती परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। अब इसमें देखते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। बाल संप्रेक्षण गृह में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बाल उदय योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें क्या उद्देश्य क्या है, बालकों को आवश्यक सहयोग देकर समाज में पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य। मतलब जिन लोग पहले से बाल संप्रेक्षण गृह में हैं उनको सहयोग करेंगे और उनको वापस से समाज में रहने का योग्य बनाना है। ये जो है इसका मेन जो है उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें पात्रता देखते हैं कि पात्रता कौन कौन है। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जो कि संशोधन हुआ था 2021 में, उसके अंतर्गत जो देखरेख संस्था में निवास बालक बालिका हैं जिन्होंने कितनी वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वहां से बाहर आने के लिए जो तैयार हो, वो इनमें पात्र रहेंगे। बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक की स्थिति में न्यूनतम 3 वर्ष तक निरंतर निवासरत बच्चे पात्र होंगे। मतलब कम से कम उनको 3 वर्ष तक वहां रहना चाहिए। ठीक है, निरंतर। और बालक बालिकाओं को जिनकी अधिकतम आयु 21 वर्ष हो चुकी है तक उनको लाभान्वित किया जाएगा। मतलब 18 वर्ष से स्टार्ट होगा और 21 वर्ष तक उनको लाभ दिया जाएगा। और अगर अपवाद की स्थिति में इसको 2 वर्ष बढ़ा के 23 वर्ष तक भी लाभ दिया जा सकता है। क्या नाम है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या क्या है ना।
अब इसमें 14 से 18 साल के आयु के बच्चों के लिए आफ्टर केयर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब जो 14 वर्ष में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उनका आफ्टर केयर प्रक्रिया पहले प्रारंभ की जाएगी। फिर कक्षा 10वीं से 12वीं में जो अध्ययनरत बच्चे रहेंगे उनको एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है, ताकि उनकी जो है रुचि जो है आगे जो है पढ़ने में बने और आगे जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार हो। बाल देखरेख संस्था में निवासरत ऐसे बच्चे जो आगामी 6 माह में 18 वर्ष में आने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं, उनको आफ्टर केयर कार्यक्रम में जोड़ने, उनकी सूची आवश्यक विवरण के साथ तैयार करने की जवाबदारी बाल देखरेख संस्था प्रभारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई होगी। तो ये जो है आपका जो मुख्यमंत्री बाल उदय योजना है, इसके कार्यान्वयन के लिए जो मेन इकाई होगी वो कौन होगी? बाल देखरेख जो संस्था रहेंगे उनके प्रभारी रहेंगे और जिला बाल संरक्षण इकाई रहेंगे, जिन लोग बच्चों को इस योजना में जोड़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना। कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में प्राचीन शिल्प स्थापत्य के प्रदर्शन के लिए, मतलब एक प्रकार से ये विरासत झरोखा कहने का मतलब है प्रदर्शनी जो है कॉलेजों में, शासकीय कॉलेजों में और कार्यालयों में तैयार करना है, ठीक है। इससे विद्यार्थियों और आम लोगों को अपने धरोहर के प्रति लगाव, जागरूकता का प्रसार, इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के विविध पक्षों की जानकारी जो है दिया जाएगा। 33 जिलों के 66 महाविद्यालय व शासकीय कार्यालय में विरासत झरोखा को तैयार किया जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विरासत झरोखा, ठीक है। शासकीय कार्यालय कितने कार्यालय? 66 महाविद्यालय और व शासकीय कार्यालय में इसको क्या है तैयार करना है। कितने जिले शामिल किए गए हैं? 33 जिले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों को कन्या विवाह में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25,000 की जगह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 कर दिया गया है। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसमें कौन कौन पात्र रहते हैं? कन्या, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत पात्र राशन कार्ड धारित होनी चाहिए, ठीक है। एक परिवार की कितनी कन्याएं लाभान्वित हो सकती हैं? तो 2 कन्याओं के लिए है। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा लड़की की आयु वर की आयु जो है 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। कन्या को निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना नियम 2005 अथवा अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी। तो ये जो है 2 जो है योजना है यहाँ पे, उनमें से किसी एक ही योजना में लाभ पा सकते हैं, ठीक है। सामूहिक विवाह योजना या छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना, दो विभागों के द्वारा जो है शामिल किया जा रहा है। इसको जनजाति विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है और एक तो छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या जो सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है संचालित किया जा रहा है। तो दोनों में से किसी एक ही जो है उसमें लाभ पा सकते हैं। वर्ष 2014-15 से विधवा, अनाथ एवं निराश्रित कन्याओं को भी पात्रता अंतर्गत जो है शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 2014-15 में विधवा अगर पुनर्विवाह करना चाहती है, कोई अनाथ है या निराश्रित है, उन कन्याओं को भी पात्रता के अंतर्गत जो है 2014-15 से सम्मिलित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है अब आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके पार्ट 3 को पढ़ेंगे। ये जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को मेरा पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।